जय हिंद साथियों। आप सभी श्रोतागणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए फिर से अपने इस नए टॉपिक पे नए कुछ क्वेश्चन के कराने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। इतिहास का एक खूबसूरत सा टॉपिक है जहाँ से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों के बारे में, एकदम तुरंत झटाझट एकदम जो है वो बहुत सारे कंटेंट को ठीक है फटाफट एकदम मतलब फुल टॉस क्वेश्चन के रूप में जो एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत कम समय में मैक्सिमम कंटेंट अभी आपको मिलने वाले हैं और ये जो मिलने वाले हैं ये एक खोआ के रूप में आपको मिलने वाला है। ठीक है, दूध से जैसे मलाई को छांटा जाता है वैसे ही इतिहास के इन चैप्टरों से हमने इन क्वेश्चनों को छांटा है। तो बहुत कम समय में और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट मिलने वाले हैं। तो बस ध्यान से सुनते जाइए और जो जो कहानी बताएंगे उसको रिलेट करते जाइएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में, तो हर्यक वंश के बारे में। देखिए, हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसने भारत में मगध की शुरुआत की थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत पे जो शासन चल रहा था, भारत में पहले सिंधु सभ्यता चला, सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद वैदिक सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता के समाप्ति के बाद ठीक है भारत में अलग अलग जगह पे ठीक है महाजनपदों की शुरुआत हुई। ठीक, तो महाजनपद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि महाजनपद जो है ये ठीक है, ये महाजनपद की काल की जो शुरुआत होती है वो ऋग वैदिक काल के जस्ट बाद मतलब 900 बीसी के बाद की काल, वहाँ से महाजनपद की काल शुरू हो जाती है। तो टोटल 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो मगध वाला हिस्सा है ठीक है, बिहार के क्षेत्र हुआ करता था, जो उस समय पे वैशाली, राजगीर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ठीक है, कटिहार, इन सारे जो ज़िले थे ये सारे मिलाकर मगध बना हुआ था। मगध का ये सेंटर बना हुआ था। ठीक है, तो उसी मगध पे एक एक करके बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया था। तो मगध पे शासन करने वाले जितने भी राजवंश थे उन सभी राजवंशों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और मगध पे शासन करने वाले जो पहला राजवंश था जिसका नाम था हर्यक वंश, उसी हर्यक वंश के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हर्यक वंश से याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है? तो याद रखना है भाई मेरे कि हर्यक वंश जो है, इस हर्यक वंश की स्थापना कब होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि इसकी शासन करने वाला शासक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्यक वंश जो है ये प्रथम राजवंश था। ये प्रथम राजवंश था जिसने कहाँ, तो मगध के क्षेत्र पे, मगध पे शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो अगर पूछे कि मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश हो गया। दूसरा पूछेगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया आपको याद रखना है कि हर्यक वंश जो है, इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि यही जो है मगध पे एक नए राजवंश की शुरुआत करता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछ ले कि मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश, तो पहला राजवंश हर्यक वंश हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मगध पे शासन करने वाला पहला शासक, तो शासक के रूप में बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो भाई मेरे याद रखिएगा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कहाँ बनाया था, तो ये गृहव्रज को बनाया था, जो राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गृहव्रज जो है ये जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, इसको हर्यक वंश के शासकों ने अपना राजधानी बनाया था। तो अगर पूछे कि मगध का पहला राजधानी कहाँ है, तो या तो गृहव्रज देगा ऑप्शन में या फिर राजगीर देगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए। मगध की पहली राजधानी जो है वो गृहव्रज ठीक है राजगीर में थी। मगध पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार की साम्राज्य विस्तार की नीति की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि बिंबिसार की जो साम्राज्य विस्तार की नीति था, दो तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, या तो वो युद्ध करके साम्राज्य का विस्तार करता है या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, मतलब देखता है कि जो साम्राज्य हैं या फिर जो भी क्षेत्र जिससे नहीं जीते जा सकते हैं, तो उन क्षेत्रों से ये मैत्री संबंध स्थापित कर लेता था, वहाँ की राजकुमारियों से विवाह कर लेता था और इस आधार पर कई सारे क्षेत्र जो है उसको दहेज के रूप में या जिस भी तौर पर उपहार के रूप में कहिए, कुछ चीज़ें उसको मिल जाती थी और उसको अपने साम्राज्य में काउंट करते हुए अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहा था। कौन? तो ये हर्यक वंश के जो शासक था बिंबिसार, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत सी कंटेंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। एक अवंती क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अब अवंती कहाँ हुआ करता था, तो अवंती के बारे में आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे अवंती की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो मिड पॉइंट वाला सेंटर था ये अवंती हुआ करता था। तो इसी अवंती वाले क्षेत्र में एक शासक हुआ करता था उस समय पर, जिस शासक का नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? तो चंद्रप्रद्योत। ये जो चंद्रप्रद्योत नाम का शासक था, इस शासक को एक बार लाइलाज बीमारी होती है। ठीक, एक ऐसी कुष्ठ रोग होती है जिस कुष्ठ रोग के कारण इसकी देहांत निश्चित थी।
ठीक है, वो बीमारी इसकी ठीक हो नहीं रही थी और उस क्षेत्र को हर्यक वंश अपने शासन में मिलाने का बहुत प्रयास कर रहा था। ठीक है, तभी हर्यक वंश के पास मतलब ये बिंबिसार के पास एक राजवैद्य हुआ करता था, जिस राजवैद्य का नाम था जीवक। तो जीवक नाम का ये जो राजवैद्य था, इस राजवैद्य के जरिए बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत जो था, इस चंद्रप्रद्योत का इलाज करवाया और इसकी बीमारी को ठीक करवा दिया। और जैसे ही ये जो चंद्रप्रद्योत की बीमारी ठीक होता है, चंद्रप्रद्योत बिंबिसार के इस उपहार कह लीजिए या फिर इस सहयोग से खुश होकर इसने अवंती का साम्राज्य जो है वो किसको सौंप देता है, तो अवंती के साम्राज्य जो है ये सौंप देता है किसको, तो बिंबिसार को, हर्यक वंश को। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मगध का शासन था। ठीक है, यहाँ पर किसका शासन था, मगध का शासन था। अब मगध का नया शासन, ठीक है, कहाँ आएगा, तो अवंती तक आएगा। मतलब कि अब यहाँ से धीरे धीरे मगध जो है ये फैलना शुरू हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही मगध फैलते फैलते इधर फैला, कश्मीर के क्षेत्र में फैला, अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला, बंगाल के क्षेत्र में फैला। तो इतना बड़ा जो क्षेत्र था ये लगभग मगध का हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत को धीरे धीरे मगध में मिलाने का काम यहाँ पर हर्यक वंश के शासकों ने किया था। इसके बाद जो राजवंश आए थे उन लोगों ने किया था। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बिंबिसार का एक पुत्र है, जिस पुत्र का नाम है अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र ये जो अजातशत्रु, ये अपने पिता की हत्या कर देता है। ठीक है, अपने पिता की हत्या करता है। क्यों हत्या करता है, तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। इसलिए बिंबिसार को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इसलिए बिंदुसार को कुनिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कुनिक कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है, पितृहंता कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, तो सॉरी अजातशत्रु था। ठीक है, तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद अपनी शासन व्यवस्था मगध पर स्थापित कर लेता है और मगध की राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब आइए, अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसकी अजातशत्रु की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो अजातशत्रु जो है ये वैशाली क्षेत्र को जीत लिया था। देखिए, वैशाली क्षेत्र को जीतना जो था वो बिंबिसार का सपना था, लेकिन बिंबिसार जो है इस वैशाली क्षेत्र को कभी नहीं जीत पाया था। तो इस वैशाली क्षेत्र को जीतने का जो काम करता है, इसको जीतने का काम कौन करता है, तो वो करता है अजातशत्रु। इसलिए अजातशत्रु के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि अजातशत्रु जो शासक है वो हर्यक वंश का सबसे योग्य शासक था। हर्यक वंश का सबसे योग्य शासक था, वो कौन था, तो वो था अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु से संबंधित दो चार पॉइंट आपको याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कराई। ठीक है, देखिए, जब यहाँ से मैप पे समझिए, मैप पे बताते हैं। देखिए, जब ये वाला क्षेत्र मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये वाला वैशाली, इसको इस क्षेत्र से मान लीजिए ये वैशाली हो गया और ये हो गया, ठीक है, राजगिरी का क्षेत्र। अब इसको जीतना किसको था, तो वैशाली। बीच में एक नदी पड़ती है जिसकी नाम है गंगा नदी। तो इसी गंगा नदी को पार करके इसको जाना था उस क्षेत्र को जीतने के लिए। तभी होता क्या है, ठीक है, तभी होता क्या है कि ये जो बंदा है, कौन, जिसका नाम है ये अजातशत्रु, ये जब जाते रहता है वैशाली के क्षेत्र में, तो अपने ठहराव के लिए, जैसे राजा महाराजा लोग पहले कोई अभियान पे जाते थे तो अब चौबीसों घंटा तो वो लोग ट्रैवलिंग करेगा नहीं, तो कुछ समय के लिए अपने अभियान को कहीं अपने खेमे को रोक के और वो लोग विश्राम करता था। तो जहाँ पे अजातशत्रु विश्राम किया था उसी जगह को इसने पाटलिपुत्र के रूप में विकसित किया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है अजातशत्रु को। क्लियर है, अब आइए, अजातशत्रु वैशाली को जीता, किसके सहयोग से जीता, तो वर्षकार नाम का उसका एक सहयोगी था, मित्र था, मंत्री था, जो कहना है कहिए, याद रखिएगा, उसका एक सहयोगी था वर्षकार। इसी वर्षकार की सहायता से ये वैशाली के क्षेत्र को जीत जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के सहयोगी के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब वैशाली जीतने के पीछे क्या कारण थे, तो इसके जो हथियार थे वो हथियार याद रखिएगा। ठीक, दो अलग अलग टाइप के इसने हथियार यूज किया था। कौन कौन, तो एक हथियार यूज किया था महाशिला कंटक, एक हथियार यूज किया था रथमुसल। इन दो हथियारों को यूज करके अजातशत्रु जो है वो वैशाली के क्षेत्र पर अटैक किया और वैशाली को परास्त करने में ये, ठीक है, मतलब उसको पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त कर ली थी, परास्त करने में। ठीक है, अब आइए, इससे एक और चीज याद रखना है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम करता है कौन, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो बौद्ध संगीति होता है, पहला बौद्ध संगीति कब, 483 बीसी में। इस 483 बीसी में पहले बौद्ध संगीति जो हुआ था, इसको संरक्षित करने का काम किसने किया था, तो अजातशत्रु किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किससे, तो याद रखना है अजातशत्रु से। अब आइए, अब अजातशत्रु पहले बौद्ध संगीति के बारे में कुछ और बात याद रख लीजिएगा। जैसे कि पहला बौद्ध
बहुसंगीति जो है, ये पहला बहुसंगीति कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि पहला बहुसंगीति जो था, ये पहला बहुसंगीति हुआ था सप्तपर्वी गुफा जो है ये राजगीर में बराबर की पहाड़ियों में वहीं पे हुआ था ये पहला बहुसंगीति। ठीक है, चलिए अब आइए अजातशत्रु की ये 2-3 उपलब्धि याद रखिएगा। उसके बाद इसका पुत्र आता है, ठीक है, अजातशत्रु का, जिसका नाम था उदयन या उदयन। ये उदयन जो है ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बिंबिसार था, ठीक है, जो बिंबिसार था, इस बिंबिसार की हत्या करता है अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? तो जो उदयन था ये उदयन करता है। ठीक है, तो मतलब ये अपने बाप की हत्या करने के लिए ये लोग जाने जाते थे। तो उदयन को भी पितृहंता के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता की प्राप्ति कर ली थी। ठीक है, अब उदयन से कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है उदयन से? तो याद रखिएगा कि उदयन जो व्यक्ति है, उदयन जो शासक है, इसने क्या किया था? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय जाता है अजातशत्रु को, और उसको राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो उदयन को जाता है। ठीक है, अब उदयन जो है इसका भी एक पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। लेकिन उदयन जो था ये थोड़ा-सा होशियार टाइप का बंदा था। पहले ही अपने पुत्र से कह दिया कि बेटा मारना मत हमको, तुमको राजपाट चाहिए, आओ दे देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही राजपाट सौंप दिया तो नागदशक जो है अपने पिता की हत्या नहीं करता है और नागदशक शासन करने लगता है। लेकिन नागदशक जो था ये एक अयोग्य शासक घोषित हुआ। ठीक है, देखिए अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके शासन लिया तो मतलब कहीं न कहीं काबिल तो होगा, तभी तो बाप की हत्या करके वो शासन मतलब सत्ता हासिल कर रहा है। ठीक है, उदयन भी सत्ता हासिल किया बाप को मार के। तो ये लोग थोड़े बहुत काबिल थे, लेकिन जब उदयन की बात कीजिएगा तो उदयन बिल्कुल मतलब कि ऐसा एक भी योग्यता नहीं थी इसके अंदर जो किसी भी राजपाट को चला सकता हो। ठीक है, तो उदयन जो है अपने राजपाट को आगे नहीं चला पाया, इस कारण से यहीं पे हर्यक वंश की समाप्ति हो गई। और हर्यक वंश का जो एक बंदा था, हर्यक वंश का, ठीक है, मतलब उदयन का ये नागदशक का जो सेनापति था उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग जो था ये नागदशक का सेनापति था, और इसने क्या किया कि नागदशक की हत्या करके एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा राजवंश शुरू होता है? तो मतलब शिशुनाग वंश शुरू होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इतिहास थी हर्यक वंश की, और यहीं से जो है ना जब भी कभी हर्यक वंश से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इसकी राजधानी से लेकर अजातशत्रु से लेके, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो बस 2-4 मिनट में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम बता दिए। ठीक है, आसानी से आप लोग इसको 1 आध 2 बार देख लीजिएगा, और अगर संभव हो तो एक छोटा-सा नोट्स, ठीक है, 2-4 लाइन में आपका आसानी से बन जाएगा, बना लीजिएगा। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम में हिस्ट्री से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, उसमें ख़ास तौर पे जो फुल टॉस क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो एकदम आसानी से थोड़ा-सा ध्यान दें तो बन जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके आसानी से क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।